मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा का पहली इकाई का तीसरा अ, भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मौखिक साहित्य के विविध रूपों की चर्चा की गई है। इससे पहले मौखिक साहित्य होता क्या है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मौखिक साहित्य यानी कि लोक साहित्य वह विधा है जो बिना लिखे, यानी कि बिना मतलब लिखकर उसका वर्णन नहीं होता है, बोलकर हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक तरह से विरासत के रूप में अपने बच्चों को या समाज को या पारिवारिक स्तर पर देकर जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, पहेलियां, कहावतें आदि प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। मौखिक साहित्य लोक साहित्य ही होता है। जिस प्रकार जीवन के अनेक तत्व होते हैं, उसी प्रकार साहित्य के भी विविध तत्व होते हैं और उन विविध तत्वों के अनुरूप ही वह विकसित होता है। वह जीवन की अनुभूतियों, भावनाओं, विचारों की सहज अभिव्यक्ति है। साहित्य में हम देखते हैं कि लोक में हर्षोल्लास, हास परिहास, विषाद पीड़ा, सुख दुख, ज्ञान विज्ञान, चिंतन मनन सभी का समाहार होता है और वह मानव पर सीधा प्रभाव डालता है। इन सभी स्थितियों और मनोदशाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिन रूपों को अपनाया जाता है, उन्हें साहित्य के तत्व या भेद कहा जाता है। जैसे कथा, कहानी, गीत, नृत्य, कहावतें, लोकोक्तियां आदि लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लोक साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से साहित्य में व्यक्त किया है, जिसका उल्लेख मैं आपके समक्ष करने जा रही हूँ। लोकगीत का अर्थ एवं स्वरूप। साहित्य में लोकगीतों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन में लोकगीतों का बहुत महत्व होता है। लोकगीतों के द्वारा व्यक्ति की मर्मांतक एवं हृदय स्पर्शी भावनाओं का यथार्थ बोध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोकगीतों में व्यक्ति के मन में जो भाव, समय, स्थिति, परिस्थिति या हम कहें कि वातावरण को देखकर एक तरह से उपजते हैं, वह समय अनुसार उसको प्रस्तुत करते हुए एक तरह से प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर पूरन चंद शर्मा ने कहा है, जीवन का कोई ऐसा चित्र नहीं जहां इनका रंग ना छिटका हो, भावलोक की कोई कंदरा नहीं जो इन्हें अछूती हो, हृदय का ऐसा उद्गार नहीं है जो इनसे अनसुयत ना हो। वस्तुतः यह लोक जीवन की कटु एवं मृदु अनुभूतियां अपनी सभी सुघड़ताओं तथा कुघड़ताओं के साथ इन लोकगीतों में मुखरित हुई है। यदि कहा जाता है कि मानव मन की एक बस्ती इन गीतों में बसी है, तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति अपना जीवन सामाजिक पारिवारिक वातावरण के अनुसार जीता है और उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन में अनेक प्रकार की समस्याएं, विसंगतियां हमारे आसपास या सुखद दुखद दोनों वातावरण का हम एक तरह से मुख देखते हुए दिखाई देते हैं और उस मुख में हम अनेक प्रकार से जूझते हैं और उन वेदनाओं को, संवेदनाओं को, सहानुभूति को, हृदय के उद्गारों को समाज के समक्ष एक तरह से अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत भी करते हुए दिखाई देते हैं। लोकगीत शब्द अंग्रेजी के फोक सॉन्ग का प्राय माना गया है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत के विषय में कहा गया है, आदि मानव का उल्लासमय संगीत ही लोकगीत कहलाता है। इसी प्रकार मुक्तेश्वर के कथन के अनुसार लोकगीतों में लोक समाज के सुख दुख, करुणा और मुस्कान अपनी स्वाभाविक रीति से मुखरित होते हैं। इन गीतों का प्रत्येक समाज का इन गीतों का प्रेरणेता यानी कि नेतृत्वकर्ता, लिखने वाला समाज का कोई विशेष वर्ग नहीं, अपितु लोकमानस का उल्लास और उसकी पीड़ा है। इनके स्वरों में यद्यपि भिन्नता है, किंतु तथ्य की एक रूपता सर्वत्र है। इनके प्रसार और व्यापकता का एकमात्र कारण इनकी सरलता और तरलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों
कि हम जीवन में जब इन स्थिति परिस्थितियों से जूझते हैं तो अनेक प्रकार के जो भाव है वह एक तरह से हम अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। हम प्राचीन काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल की बात करें तो उस समय में व्यक्ति चाहे किसी भी तरह का कार्य करता था, वह उसके माध्यम से अपनी भावा अभिव्यक्ति, विचारा अभिव्यक्ति को जन समाज के सामने एक तरह से प्रस्तुत करता था और वही उसके मनोरंजन का रूप भी बनते हुए दिखाई देता था। साहित्य में लोकगीतों के विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषाएं प्रस्तुत की है। विद्वानों ने ये परिभाषाएं लोकगीतों के वर्गीकरण, रीति रिवाजों, सभ्यता सभ्यता, संस्कृति, अ, आचार विचार के अनुसार प्रस्तुत की है। लोकगीतों में व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्ति समाज से जुड़ी प्रत्येक स्थिति का अपने भावों विचारों के अनुरूप चित्रण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जिस स्थिति में है वह उस स्थिति को वहां पर जन समाज के सामने पारिवारिक स्तर पर एक तरह से प्रस्तुत करता है। लोकगीतों का वर्गीकरण हम देखते हैं, लोकगीतों को भी अलग अलग रूपों में एक तरह से विभक्त किया गया है। लोकगीतों का वर्गीकरण सभी विद्वानों ने अपने मना अनुसार या अपने मत अनुसार दिया है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने 6 आधार एक तरह से प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है संस्कार संबंधी, दूसरा है ऋतु संबंधी, तीसरा है व्रत संबंधी, चौथा है देवी देवताओं के गीत, पांचवा है जाति संबंधी गीत और छठा है श्रम संबंधी गीत। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हर तरह से हम देखते हैं मनुष्य जीवन 16 संस्कारों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से सभी संस्कार एक तरह से व्यक्ति, वातावरण और ऋतु के आधार पर चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। उसमें ही इन 6 संस्कारों के आधार पर अनगिनत लोकगीतों का रूप एक तरह से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर श्याम परमार ने भारतीय लोक साहित्य में लोकगीतों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है संस्कार विषयक गीत। हम देखते हैं कि 16 बहुत बड़े संस्कार एक तरह से माने जाते हैं, जन्म, विवाह और मृत्यु। तो इन 3 संस्कारों के आधार पर चीजों का एक तरह से विभक्तिकरण इन विद्वानों ने किया है। दूसरा है महावारी गीत। जैसे हम देखते हैं कि 100 वर्ष के रूप में कोई ना कोई महावारी हमारे समाज में एक तरह से घिरते हुए दिखाई देती है और उसमें प्रकृति का उलटफेर भी चलता हुआ दिखाई देता है। तो उसके माध्यम से भी अनेक प्रकार के लोकगीत इस अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। सामाजिक ऐतिहासिक गीत, हम देखते हैं समाज और इतिहास में जिस जिस तरह की कथाएं गाथाएं एक तरह से चित्रित है, उन पर भी आधारित अनेक प्रकार के लोकगीत एक तरह से रचित है और अलग अलग विविधता के रूप में। सूर्यकरण पारिक ने राजस्थानी लोकगीतों को 29 भागों में एक तरह से वर्गीकृत किया है, जैसे देवी देवताओं और पितरों के गीत, ऋतुओं के गीत, तीर्थों के गीत, व्रत उपवास के गीत, संस्कारों के गीत, विवाह के गीत, भाईचारे के गीत आदि रूपों में हम देखते हैं कि इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। लोकगीत समाज और व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जाति, समुदाय तथा भूभाग की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अनेक रूपों में देखने और सुनने को मिलते हैं। अगले इसमें बताया गया है लोक कथा का महत्व एवं प्रभाव। भारतीय संस्कृति में लोक कथाओं का अधिक महत्व है। प्राचीन काल से ही प्रायः अलग अलग प्रांतों में किस्से कहानियों का अपना अलग स्वरूप है। इसमें देश विदेश के लोक जीवन पर आधारित कथा कहानियां प्रचलित होती हैं और वे शिष्ट अथवा अशिष्ट दोनों ही प्रकार के वर्गों की मौखिक संपत्ति होती है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत से संबंधित हम देखते हैं या भारत कहानियों का देश है। यहाँ पर हर त्योहार, सभ्यता, पौराणिक, जन्म, मृत्यु, परंपरा आदि से संबंधित अनेक प्रकार की लोक कथाएं हैं। इन लोक कथाओं का आरंभ कब, कैसे और कहाँ हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा माना जाता है कि जब से संस्कृति सभ्यता का जन्म हुआ, तब से ही
लोक कथाओं का उदय हुआ। इस संदर्भ में श्रीचंद जैन के विचार इस प्रकार से हैं। लोक कथाएं इस विरत विश्व में क्षीर नवीनतम समाई हुई है। इसका जन्म संसार की उत्पत्ति के साथ हुआ तथा इनकी परिधि दुनिया की सीमा के साथ आदिकाल से बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सर्वत्र रहती हैं, उसी प्रकार लोक का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसके प्रांगण में ये कथाएं विद्यमान ना हो। कथाएं विविध रूपों से लोकगीत को प्रभावित करती हैं। आदिकाल से लेकर किसी न किसी रूप में मानव के हर्ष विषाद को अभिव्यक्त कर दिया है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का कथन है, मध्ययुगीन लोक साहित्य में शुक्र बढ़िया कथाकार समझा जाता था। शुक्र से यहाँ तात्पर्य है तोते से। सिंहासन दव शक्तिका अथवा सिंहासन बत्तीसी यह शुक्र के द्वारा ही अपनी मालकिन प्रभावती को पति के विदेश जाने पर वाम मार्ग से परावृत्त करने के लिए हर रोज एक एक बताई गई 32 कहानियों का संग्रह है। कहने का तात्पर्य है कि हर दिन एक कहानी का वहां रूप दिखाया जाता है। कथा कोश में भी तोते के नर मादा का जोड़ा राजा को अपने और उसके पूर्व जन्मों की अनेक रसीली कथाएं सुनाता है। ऐसा उल्लेख है, प्राचीन काल में व्यक्ति घूम घूम कर थाका पाचन करता था। लोक कथाओं के जरिए पौराणिक कथाओं इतिहास संबंधी धारणाओं को जन सामान्य तक पहुंचाकर इस तरह कहानी का रूप स्वरूप बनता और बदलता रहता। लोक कथा लोकमानस की सच्ची अनुभूति का सहज और सरल माध्यम है। इसमें मनुष्य अपने मन की काल्पनिक और सच्ची अनुभूति का यथार्थ रूप अभिव्यक्त करता है। लोक कथा की परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग रूप से दी गई है। किसी ने कहानियों की उद्भावना की आदि भूमि भारत को माना है। यूं तो कहानी का मौलिक सृष्टि के आरंभ से ही प्रत्येक देश में पाया जाता है, यानी कि हर देश में कहानी की जो परंपरा है वो एक तरह से विचरण करती हुई दिखाई देती है। ये पारंपरिक कहानियां उस देश में घास की तरह अपने आप पैदा हुई हैं। सभी देशों की वृद्धाओं ने बाल मनोविनोद के लिए कहानियां कही हैं, किंतु साहित्यिक कहानियां लिखने का श्रेय भारत को ही है। यहाँ इस साहित्यिक अभिव्यक्ति की परंपरा एक सुदूर अतीत से विद्यमान है। ऋग्वेद में जो संसार का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, श्रुतियों के रूप में कहानी के मूल तत्व पाए जाते हैं। लोक कथाओं में जीवन संबंधी तथ्यों, विचारों और अनुभवों को लोगों द्वारा पहुंचाया जाता है। लोक कथाएं हमारे जीवन की वह अमूल्य अनुभूति है जिसमें व्यक्ति का ज्ञान, इतिहास, सभ्यता और रीति रिवाज का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। सामान्य भाषा के माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया सरल, सहज और स्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति अपनी दिनचर्या में जिस तरह की अनुभूति ग्रहण करता है, मनोरंजन और समाज में घटित घटनाओं का जायजा लेता है, वह लोक कथा में पिरोकर जन समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है। लोक कथाओं में जीवन के आवश्यक और अनावश्यक एक तरह से सभी विषयों का रूप हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथानकों के लिए वह एक तरह से विवृत होता है या व्यवहृत होता है जो मौखिक और लिखित परंपरा से क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते जाते हैं। लोक कथा जीवन का आधार है जिसे व्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से अपनी भावी पीढ़ी को एक तरह से विरासत के रूप में देकर जाता है। इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में विविध आयाम प्रस्तुत होते जा रहे हैं। लोक कथा और व्यक्ति से जुड़ी भावनाओं, विचारों और अनुभवों पर आधारित होती है। विद्वानों ने एक तरह से माना है कि व्यक्ति से जुड़ी जो भावनाएं हैं, विचार है और अनुभव पर आधारित होती हैं। विद्वानों ने लोक कथाओं का वर्गीकरण
भिन्न-भिन्न रूपों में एक तरह से प्रस्तुत किया है। किसी ने इसे 4 भागों में विभक्त किया है, तो किसी ने 2 में, किसी ने एक तरह से 13 रूपों में भी इसका चित्रण साहित्य में दर्शाया है। हम देखते हैं कि अलग-अलग रूप में इसका जो आधार है, वह प्रस्तुत किया है। लोक कथा में किसी भी समाज के हृदय का सरलतम एवं स्पष्टतम भाव निहित होता है। हरिभद्राचार्य ने कथाओं का नया रूप प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार कथा के 4 भेद माने गए हैं: अर्थ कथा, काम कथा, धर्म कथा और संकीर्ण कथा। अर्थ कथा का हम देखते हैं कि जो रूप है, वह विषय के आधार पर उसका अर्थ देता हुआ दिखाई देता है। काम कथा से प्रेम से संबंधित है। धर्म कथा धार्मिक रूप से, और जो संकीर्ण जो कथाएं हैं, वह लोगों की कामना करने वाले से संबंध संकीर्ण कथा कहलाती है। लोक कथाओं के द्वारा क्षेत्र विशेष की मान्यताएं, आचार विचार, प्रकृति, चेतन अवचेतन और जीवन के सभी सत्य उद्घाटित होते हैं। बंगाली लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर दिनेश चंद ने लोक कथाओं को 4 भागों में विभक्त किया है: रूप कथा, हास्य कथा, व्रत, गीत कथा। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के हम देखते हैं प्रसिद्ध लोक साहित्यकार डॉक्टर शंकर देवलाल ने इसे 13 भागों में एक तरह से विभक्त किया है। लोक कथा का आधार समाज है। समाज में घटित घटनाओं का मौखिक एवं लिखित रूप जन सामान्य द्वारा किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता है। अगली स्लाइड में मैं आपको लोक कथा एवं स्वरूप और उसका वर्गीकरण का रूप एक तरह से प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजकुमार